साल के आखिरी मंगलवार के दिन बाजार में मंगल निफ्टी 17,200 के पार, सेंसेक्स भी 300 पॉइंट उछला। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1% की तेजी। तो ये डीलिवरेजिंग ड्रिवन जो केपेक्स है, ये एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंड या थीम की तरह उभर के आएगी। जो कंपनीज ये जो डीकार्बनाइजेशन थीम पे है, उनके लिए भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा जो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा वो है डिजिटाइजेशन। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह ने अगले साल कैपेक्स विस्तार, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिजिटल थीम वाली कंपनियों में निवेश की सलाह दी। कहा इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा साल 2022। आईटी शेयरों के रिकॉर्ड रैली जारी, नए शिखर पर निफ्टी आईटी इंडेक्स। इस साल अब तक करीब 60% दौड़ा। 2021 में माइंडट्री ने सबसे ज्यादा 180% का रिटर्न दिया। कच्चे तेल में उछाल से एनर्जी शेयरों में जोश, ओएनजीसी करीब 2% उछला। एचओईसी, अबान, सेलान एक्सप्लोरेशन में भी 3% तक की तेजी। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी रौनक। इंडिया बुल्स, रियल, शोभा, फिनिक्स जैसे शेयरों में 3% तक की तेजी। सीमेंट शेयरों में भी तगड़ी खरीदारी। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज की शानदार लिस्टिंग, 274 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 55% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है शेयर। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और इस वक्त बाजार में नजर डालें तो एक बेहतरीन तेजी का माहौल बना हुआ है। करीब 300 पॉइंट की रफ्तार सेंसेक्स में, 100 पॉइंट लगभग निफ्टी में तेजी बनती हुई दिख रही है। और आज की जो लिस्टिंग है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, वहाँ पे भी एक बहुत ही बेहतरीन रनअप देखने को मिला है। मिड कैप 1% के करीब ऊपर है, 350 पॉइंट की मजबूती है। लेकिन बैंक निफ्टी अपनी स्टीम लूज कर रहा है। अब केवल 15 पॉइंट की मजबूती बैंक निफ्टी में बची है। 35,071, 72, 73 के रेंज में चल रहा है। जो मोमेंटम बना था वो धीरे धीरे फिसल आउट हो रहा है। मात्र 10 पॉइंट, 8 पॉइंट की तेजी इसमें बनती हुई दिख रही है। बातचीत करने के लिए और आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा सर नमस्कार। बताइए, मार्केट का मूड आज ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये बैंक निफ्टी क्यों नीचे जा रहा है भाई? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू नीरज। अब गैप अप खुला, दोनों ही गैप अप खुले। एक निफ्टी भी गैप अप खुला, बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला। निफ्टी अब भी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो करीब करीब मैं कहूँगा 35,000 के आसपास है। 34,950 है। तो जब तक 35,000 बरकरार है उसके आसपास, फिर एक अप मूव मिलेगा। वो करीब 35,500, 35,600 तक जा सकता है, लेकिन उसे 1-2 दिन लगेगा। एफएनओ एक्सपायरी थर्सडे को, आज है मंगलवार, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होगा और मेरे ख्याल से, लेकिन अप मूव कायम है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अभी क्या इंडेक्स थोड़ा अवॉइड करें क्या? इंडेक्स अब अवॉइड करना चाहिए। शायद शाम को एक मौका मिलेगा घर ले जाने का। थोड़ा डिप हो जाएगा, या तो फिर 35,950 के आसपास या 35,000 के आसपास मिलता है तो फिर खरीदारी कर सकते हैं फॉर अ प्ले टुमारो के लिए। अब 2 बजे तक लगता है कि साइडवेज जोन रहेगा। इंडेक्स पे कॉल 2 बजे बनेगी। गाबा जी कहना भी थोड़ा सा देखिए। लेकिन इस बीच में कोई स्टॉक सर आपको पसंद आ रहा हो तो? बिल्कुल, मुझे स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल में एक 4 दिन का एक अप मूव मिला, फिर 3 दिन का एक स्लगिशनेस देखा। उसके बाद कल और आज भी देखा जाए तो एक अच्छा अप मूव मिला। आज एक ब्रेकआउट मिला है टाटा केमिकल में। मुझे इसका टारगेट कम से कम 925 नजर आता है, वहां तक जाना चाहिए। 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। टाटा केमिकल में स्टॉप होगा 885 का। टाटा केमिकल में बाइंग नजर आती है, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। टाटा केमिकल में बाइंग नजर आ रही, ध्यान दीजिए। गाबा सर को ये पसंद है, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। फटाफट दर्शकों की तरफ चलते हैं। आशीष अवस्थी रावत भाटा से। आशीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। मेरे पास थायरो केयर के 400 शेयर हैं, 1090 के, और मेरा व्यू 2 से 3 महीने का है।
काबा सर 2-3 महीने का नजरिया है थायरो केयर में, 400 रुपए 400 शेयर हैं इनके पास 1090 के प्राइस पे, अभी तो इनको नुकसान है थोड़ा। ये सेक्टर तो अच्छा है और थायरोकेयर भी स्टॉक अच्छा है, लेकिन हमने एक हायर जोन देखे थे करीब 1400-1500 के आसपास, उसके बाद हम लगातार गिरावट देख रहे हैं क्योंकि दौड़ा फास्ट था। इसीलिए इसका चक्कर डायरेक्टली कोविड से है, डायग्नोस्टिक से है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होना चाहिए 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, 1200 के आसपास एक बार चला जाता है तो वहां पर चाहे तो बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये नजरिया इस पे बनता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल लेते हैं यशपाल सिंह राहुल जी का, वडोदरा से। यशपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। एमओएल 6 महीने से 180 के रेट पे 100 से। एमओएल सर, गबा सर, मोइल, ये स्टॉक मुझे पसंद है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया लगता है मुझे। 150, 160, 170 ये जोन पे बहुत ही बढ़िया बेस बना है। उसके बाद जो हायर बेस बना है करीब 175 के आसपास एमओएल का। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए 190 और 200 के आसपास, चाहे वहां तक जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, अगर वहां पे जाए तो फिर प्रॉफिट बुक करने लगे। 6 महीने का नजरिया है तो अगर चाहे तो थोड़ा और भी रुक सकते हैं। ये जालंधर से रवि फोन कर रहे हैं। रवि बताइए सवाल क्या है आपका। रवि का फोन कट गया लग रहा है। अगला स्टॉक ले लेते हैं। सुदर्शन है पुणे से। सुदर्शन नमस्कार, सवाल पूछिए अगर आपको तो। सुदर्शन जी नहीं, अच्छा वो पुराना वाला दिखाइए। एसबीआई का सवाल ले लेते हैं रवि का जालंधर से। अगावा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 482 पे खरीदा है, रुकना चाहिए। 482 में लिया है, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन हाँ। एक बात अच्छी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि 440 और 450 के इर्द-गिर्द यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो लगता है कि एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर अप मूव मिलेगा तो 480, 490 तक जाएगा। 480, 490। तो 490 के आसपास निकल सकते। ओके, गाबा सर, आइशर मोटर आपको अच्छा लगता है क्या? आइशर मोटर्स मुझे आज लगता है कि आज एक बहुत बढ़िया आपको मिला था, बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर देखिए आइशर मोटर्स का ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो 2400 में तो बॉटम आउट हो चुका। ये स्टॉक अब लेना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 2700 और 2800 नजर आता है, लेकिन उसे वक्त दें। तो आइशर मोटर्स जगह लेने की अच्छी है, लेकिन उसे वक्त देना चाहिए। कितना वक्त देना चाहिए? वक्त कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन जो मंथली चार्ट देखता हूँ या वीकली चार्ट देखता हूँ तो उसके हिसाब से लगता है 2700 और 2800 पॉसिबल है। अब 2500 है, अगर 200 रुपया भी मूव मिलता है तो 7-8% मिल जाता है। अच्छा गावा सर, आज एक दीपक नाइट्राइट बहुत भाग रहा है, 4.5% ऊपर है इस समय, फीचर्स वाला। कोई बनता है कॉल इसमें दीपक नाइट्राइट में? जी हाँ, बनता है। हाँ। बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका जो ब्रेकआउट मिला है बहुत बढ़िया मिला है। कंसोलिडेशन करीब 2-3 हफ्ते का हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला करीब 2350 में। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 2500 फिर 2600 देखेंगे। दीपक नाइट्राइट लेना चाहिए। स्टॉप लगाइए 2350 का बस। ओके, अच्छा गावा सर, एक चीज़ बताइए, आजकल जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो एक टर्म लोग कॉइन करते हैं, होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में बहुत तेज़ी बनेगी। तो मैं उसको डिकोड करता हूँ कि प्लाईवुड वाले, टाइल वाले, पेंट वाले, इस सेगमेंट से आपको कोई शेयर अच्छा लगता है क्या? एशियन पेंट्स लीडर्स के साथ। हाँ, एशियन पेंट्स बहुत अच्छा आपको मिला था, आज ब्रेकआउट मिला है, सेफ बैट है। 3200 3300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एशियन पेंट्स। थोड़ा वक्त दीजिए, 3400 का देखेंगे एशियन पेंट्स, ये बेस्ट बैट। ओके, तो एशियन पेंट रख सकते हैं अगर आप होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट को लेना चाहते हैं। गावा सर, अब जरा एक मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं आउटलुक 2022 पर। कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, रिसेंट लिस्टिंग है और बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग कंपनी की हुई थी। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट के हैं 2 लोग हमारे साथ हैं। दिस 2 जेंटलमैन बोथ आर राजन, CEO Rajan Seturaman and other Rajan is CFO Rajan Venkatesan. Welcome to Awaaz. Sir, are you comfortable in Hindi? I am comfortable in हिंदी। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जवाब दूंगा आपको। Perfect, और sir.
राजन जो हमारे सीईओ साहब हैं, हाँ। वो इंग्लिश में जवाब देंगे आपको। ओके सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं हिंदी में सवाल पूछ लूँगा, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो थोड़ा दर्शकों को बता दें कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंपनी क्या काम करती है। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी मान लीजिए किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसका प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा है, कैसे उसको रीलॉन्च करें या क्या और प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं, तो डेटा के ज़रिए इसको एनालाइज करके उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो ये है कंपनी और ये बड़ी नई तरीके की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सेगमेंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री ग्रोथ 18-20% के आसपास की दिख रही है और इसीलिए बाजार ने इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था लिस्टिंग के समय ही। डायरेक्ट पेयर भी इसका मिलना बड़ा मुश्किल है इस समय अपने भारत की लिस्टेड स्पेस में। तो स्वागत है सर आपका। और हम लोग अगले साल या 2022 कैसा रहेगा इस कंपनी के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमको पता चला जब पढ़ाई की कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? Sure. Yeah. Let me take that question. Yes, sure. Companies are always grappling with helping improve their top line or controlling costs. I mean, if you basically look at any company, right, from a P&L perspective, these tend to be the biggest challenges. But you can break down the revenue issue into different kind of aspects. Do I launch a new product? Do I launch a new service? Right, issues that you talked about earlier. Or it could be like, how do I go and penetrate a new market segment or a new customer segment, right? How do I acquire customers at a lower cost and retain them, right? So these are the kind of challenges that people tend to look at from a revenue perspective. On the cost side, it could be, how do I control my supply chain costs? How do I control my people costs, for example, right? So any type of cost control measure also tends to be a fairly high level fuzzy questions. So most organizations and their management grapple with large, big problems around revenue enhancement, market share, retention and growth, or cost control, right? And the combination of all of that is what leads to improved productivity, P&L performance, growth, and so on. So those are the big challenges that we help with. So for many of the work that we are currently doing, it's really around how do I identify specific target segments that can help contribute to my market share growth? How do I acquire those customers at the lowest cost possible? How do I reduce customer churn that might be happening at this point in time? So these tend to be some of the big questions that I work on. Similarly, on the cost side, we talk about how do I optimize my inventory so that one, my inventory holding costs are lower, and also I make sure that the right inventory of the product and service is available in the right point in time. So a lot of inventory optimization, network optimization, distribution optimization work is something that we look at. And similarly, employee retention, talent acquisition and retention, and ensuring that employee motivation levels are high, especially during the pandemic times. This has been an important area of concern as well. So these are big questions that we help our clients solve. So net everything under the sun you're solving for the companies, right? That's great. 30 out of 500 Fortune companies are the client for the company. Some of the biggest names are Microsoft, Uber, Adobe, 7-Eleven, like that. आप लोग you use AI, artificial intelligence, to solve the problem. Can you tell me one example? How exactly do you solve the problem? Sure. Yeah. Artificial intelligence and machine learning is one aspect of problem solving, especially when it comes to predictions and prescriptions, right? What should a company do? How should they handle a particular situation, right? Those type of situations. So for example, one area where we used artificial intelligence was to help this large cosmetics major in the US. They were actually facing a challenge of eroding market share. Smaller companies, nimble young startups are coming in and then taking away market share from this large player. And they wanted to identify what are the big trends that are playing out in the beauty and cosmetic space. And can they spot those trends early on so that they come up with the right kind of innovation or product, right, that they can use to target the market. In the beauty space, a lot of trends originate, for example, from South Korea, right? Everybody knows about K-beauty, right? And ingredient-related trends, product trends, usage-related trends, event-related trends, all of these were originating there. And we built an AI and a natural language processing algorithms to be able to ingest data from social media like Facebook or Twitter or Instagram
analyze the images that people are posting and what are they talking about on those images. Are they talking about a new eyeliner or a new lipstick or a nail polish, for example? And the artificial intelligence algorithm helps identify, quantify those trends, and then say which of these trends will get really big. So therefore, our client can then build the right kind of products and services, right, to address those trends. So that's one example. It's very interesting. Which color will be in a fancy? You can tell us. CFO sir, आपसे सवाल है. Your 50% revenue comes from the top 6 clients. Is it not a client concentration? Is it a problem or some concern? Actually, it's not a risk at all. I mean, आप अगर historically देखेंगे, ये हमारा philosophy भी रहा है और ये strategy भी बोल सकते हैं आप इसको, that rather than looking at a very wide basket of clients or spreading ourselves too thin, ये हमारा conscious और focused strategy रहा है कि हम we go deeper within a limited set of clients and we build more lasting and enduring relationship with those clients. So आप even within a particular client, the fact that we work with some of the largest Fortune 500 companies, आप देखेंगे इनको हमारे multiple stakeholders होते हैं. So it's not like we deal with one department in these organizations. राजन साहब ने अभी भी आपको बताया कि हम for instance market share वो वाला problem solve करते हैं. So on that side we could probably be working with the marketing team or the marketing head. On the other side, there could be we could be working with the supply chain, on the supply chain side, helping them address inventory problems. With the HR head, we could be working on HR analytics. So even within these organizations, while yes, it is one client for us, we have multiple statements of work or multiple pieces of work that we do for each of these large clients, and therefore we build very long-lasting and enduring relationships within a limited client set. But having said that, we will, while historically, you're right, our top 6 clients contribute close to about 50% of our revenues. As we scale and as we grow, while these clients by themselves will continue to grow, our dependence or our reliance on them will over time come down because as our other clients scale up. And that's our strategy. So, अच्छा, repeat orders आपको ज़्यादा मिलते हैं या नए clients आप जोड़ते हैं उससे ज़्यादा होता है? ले लेंगे सर, तो almost 85% of our revenues come from existing clients, right? And about 15% of our revenues typically comes from new clients that we acquire in any year. And even within that 85% that we spoke about, आज की डेट पे आप देखेंगे हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू पूल है उसमें ऑलमोस्ट 65 to 70% of our revenue comes from what we call as the managed services model, where this is more repeat business or business where we have a high level of recurrence, where we go and tell the client what is the piece of analytics that you need to do, and therefore we're able to manage this book of work a lot more. If I can say, there's a lot more higher visibility to this piece of work that we do. So almost, if you see out of our overall book, close to about 65 to 70% of the work that we do has very high visibility and it's recurring in nature. ओके, वन मोर क्वेश्चन सर. एक वो पेचेक वाला मामला था जो डेट के तौर पे दिख रहा था, वो सॉल्व हो गया? उसका वो आपको ग्रांट आ गई, वहां से एक्सेप्टेंस हो गया? बिल्कुल. So we've got they call it forgiveness, but essentially we don't need to repay that loan. It was actually a government grant that we got. It was a payroll check protection program that was launched by the United States government, and we have got an approval for forgiveness of that loan. Okay, that's perfect. Now my next question is, will it not be possible for any of your clients who can set up its own analytics team and take their job its own? Yeah, let me take that question. Yeah, it is possible. I mean, that way, nothing is impossible that you cannot do it. There are many challenges though. I mean, this is a very dynamic space. And what that means is that the underlying technologies, if not the algorithms, they change fairly rapidly. And even algorithms that have been around for long, with the availability of new technology, people find ways by which you can apply those statistical and mathematical models, right, to solving even existing problems in a better fashion or solving new problems. Given the dynamic nature, it is hard to build a team, retain the team, and then continuously keep upskilling them so that now they are operating at the cutting edge. One other thing that clients look for is also the cross-pollination, right, that comes from bringing in
capability, expertise that has been gathered by a service provider like us, for example, into new situations. Because otherwise, you are stuck with your current ways of problem solving. So the cross-pollination, as well as the ability to build a talent base that is operating at the cutting edge, I think these are two very important factors. Especially given that this is a very knowledge-oriented play, keeping your people motivated and involved in the nature of the work that you're doing, that is a very important aspect, right, of how you are able to address these problems. I think these two, in general, are fairly important modes in some sense, right, that are available to companies that are operating in this space. The other point is that this whole area is burgeoning, meaning that there's so much of demand that it is just not possible for any company to do everything that they would want to do on their own. So even very large companies that we work with who have internal data analytics ecosystem, we find them working with several, not just one vendor partners, because the whole quantum of work that can be done in this area is so large that everybody is in it together. So we are feeling fairly optimistic about how the growth prospects, right, will unfold. So Mr. Sethuraman, for that matter, you have to work very hard to retain your key persons as attrition rate is very high. How do you manage? Yeah, of course. I mean, the one very important part of the value proposition that we offer our employees is that they can work on very interesting, very challenging, complex problems, and that there is a lot of variety. And in going after that variety of problems, they also get to learn and equip themselves with the latest that is happening, right? Whether it is math or business or technology skills, right, that they are picking up. I think that's a very important component. Compensation and benefits is of course there. And data analytics in general is at a premium in comparison to what you see in the IT services space. But notwithstanding that, I think the more important employee value proposition is the culture, is the ability to collaborate and learn new things, to be able to operate at the cutting edge, right, in terms of the complex problems that you solve for some of the world's leading companies, right? These are the biggest attractions, right, that we see. Our employees also participate pretty much in the design of a lot of our internal processes and institutions, whether it is related to learning and development, whether it's our office environment. So these are all elements, right, that contribute into retaining our employees. Very interesting. So you hire only engineers or you hire for humanities people also? We do. I mean, actually, there are three broad skills. Technology skills are super important, so we go to the engineering colleges for that. Math and modeling skills, the statistics skills are important, so we go to science and math colleges for that. And then finally, we also go to business colleges, right? Postgraduate, masters in business administration, PGDM in business, so that we are able to bring in the domain understanding, whether it's a horizontal functional domain or whether it is industry domain. So this combination of business, math, and technology, these are the three things. And of late, we have been increasing the quantum of people that we are able to bring in from the non-engineering streams as well, so that you're able to bring all of those skills to bear, right, on the problems that we're solving. That's last one is very interesting. Mr. Sethuraman, which area do you see will be very promising in 2022? Any sector or any guidance would you like to give? Yeah, I mean, for us in particular, we would be focusing a lot on the BFSI and retail and CPG spaces. If you see our prospectus, you'll realize that these are very high growth areas. We are a little underpenetrated because we have focused more on the digital native and the technology space. But a lot of the things that we have picked up in terms of expertise and capability are relevant here. So we intend to actually double down on the BFSI and retail CPG space. That's from an industry perspective. Supply chain is becoming super important, and I mentioned people analytics as well. These two things are picking up a lot more steam. More of our work used to be in the marketing and customer analytics piece, but we see a big uptick in supply chain and people-related analytics. So that's from a horizontal perspective. From a type of work perspective, predictive prescriptive analytics, especially using some of the newer age AI, NLP, graph database, for example, right? These are some areas that we are focusing on. And underlying all of this, the whole data engineering aspect. Now, how do you create the data layers that can assimilate data from disparate data ecosystem, pull it together so that you can do the analytics? That's a very important area. So data engineering, along with the attendant aspects of governance, integrity, lineage, these things will become super important. So we see these as areas of growth. Mr. Venkatesan, any guidance for revenue and margins? See, we will not be able to give out a specific guidance on revenue at this point in time. But
right through our IPO roadshows as well, and right through our interactions with various stakeholders, the one thing that we've been maintaining is even if you look at our prospectus, while the industry is expected to grow at an 18 to 20% rate over the next few years, we expect that at least year on year we will be able to deliver better growth than the industry growth rate. That is something that we are fairly confident about. On the margin side, again, FY21 was an exceptional year for us from a margin standpoint. There were some one-time benefits also owing to lower marketing and travel spend. But historically, if you look at our pre-pandemic margin levels, we've been closer to the 25 to 28% gross margin, EBITDA margin levels. Yep. We expect that those are fairly comfortable levels that we can operate in. Anything that we generate in excess of those levels, we will ideally want to reinvest that back into the business to scale the business and grow the business. So that's the way we are actually approaching the business at this point in time. Okay. Mr. Sethuraman, the last question. You believe in business plus maths plus analytics and technology, and you said you are also looking at people from humanities segment. So this is very important and interesting question for you. Has any political party approached you for a poll strategy? Not yet, actually. we haven't looked in that direction yet. But one thing I do need to say is that I think there is a lot of excitement and interest even amongst, politicians might not be the right word, but just in terms of the people who are at the helm of affairs, right? From a governance perspective, I think they are starting to increasingly use data analytics, right? Whether it is about important core sectors like healthcare or education or agriculture, or whether you talk about just the business of providing citizen services, right, and ensuring that citizens feel safe and protected within a country. I think there is an increasing usage of data analytics. I think a lot of politicians are fairly savvy about these things, and they tend to use service providers and take help. So I think this will be an area which will be of interest in the coming quarters. I'm not particularly talking about latent view at this time, but just in terms of using data analytics, right, to further governance goals and societal goals, right? I think that'll be a very important space to watch. So we will be keen to look into that as well, right, as opportunities emerge. Yes. Poll strategy is also a very big business. You should look at it. And it's definitely a very promising it is in India. Thank you so much, both Rajans, and best of luck for 2022. And I hope we'll talk in next quarter when you come out with the results. Thank you so much. Thank you. Happy holidays. Thanks for having us. चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं भी समेटते हैं. सुमित पहुंच चुके हैं स्टूडियो में और लेटेंट व्यू समेत 497 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं. छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 सुमित के साथ.